हाय वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और अब मैं रेगुलरली वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं दिल्ली गया हुआ था। वहाँ से मैं अपने सामान लेकर वापस आया, जो मेरी किताब कॉपी थे आपको पीछे दिख रहे होंगे मेरे टेबल पर। ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर, जहाँ पर हिंदू टेम्पल के आर्किटेक्चर से आपको रूबरू कराऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि कैसे इंडिया में मेनली 3 तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और ये 22 जनवरी को होगा 2024 को। इसके पीछे की थोड़ी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये लाइमलाइट में रहा हमेशा से ये मुद्दा, क्योंकि ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया में आ गया था। ये जो राम मंदिर जन्मभूमि का विवाद था, बाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा इसमें। देखिए, कोई भी मामला जब आस्था से जुड़ा होता है और जहाँ पे करोड़ों लोग की आबादी है भारत में, और वहाँ पर कोई मुद्दा आस्था से जुड़ा है तो वो थोड़ा सा पेचीदा तो हो ही जाता है। तो खैर, आप सब लोगों को पता होगा कि मैंने जो पुराने वीडियोस बनाए हैं कि कैसे हिस्ट्री से रिलेटेड, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप जाके देख सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे बाबर जब 1505 में भारत आता है तो वो मुगल सल्तनत की नींव स्टार्ट करता है भारत में। व्हेन ही स्टार्टेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, आफ्टर दैट वन ऑफ हिज कमांडर नोन एज मीर बाकी, जिसे मीर बाकी कहते हैं, वो अयोध्या में जाकर बाबर के लिए बाबरी मस्जिद का निर्माण करता है एंड ही बिल्ट दैट मॉस्क इन 1528 एडी। अब देखिए क्या होता है। बाबर के आने के बाद 1528 में अयोध्या में मस्जिद बन जाती है। वो मस्जिद जो बनती है अयोध्या में, कहा जाता है कि राम जन्मभूमि पर वो मस्जिद तैयार की जाती है। उसके बाद वो मस्जिद थोड़ी डिस्प्यूटेड हो जाती है और फिर हमें देखने को मिलता है कि 1949 में जब भारत आज़ाद हो चुका होता है 1947 के बाद, तो आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर राम प्रभु श्री राम जो हैं उनके मतलब बाल भूमिका में जब वो बाल लीला करते थे, तो वो बाल लीला के कुछ मूर्तियां वहाँ पे पाई जाती हैं। वो डिस्प्यूटेड कारण फिर से क्रिएट होता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि 1992 में जो मेजर इवेंट होता है जहाँ पे बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन होता है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक बड़ी संख्या में राइट होता है इंडिया में, जहाँ पे बहुत लोग मरते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से गोधरा कांड 2002 में हमें देखने को मिलता है कि कार सेवक की मौत होती है। फिर गुजरात में दंगे होते हैं। फिर ये मुद्दा और ज़्यादा कहीं ना कहीं पेचीदा हो जाता है जब ये भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ने लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आती है बीच में और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को काफ़ी अच्छे से सुलझाती है। 2019 में फैसला करती है कि जो विवादित जमीन का मामला है, जहाँ पे बाबरी मस्जिद खड़ा खड़ी की गई थी, वो खड़ी की गई थी, तो वो राम प्रभु श्री राम का ही जन्मभूमि है और वो पूरा का पूरा प्लॉट जो है वो हिंदू के पक्ष में जाता है। वहाँ पे आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इनोग्रेशन होने वाला है। मुस्लिम को भी कुछ एकर्स लैंड मिलते हैं मुस्लिम मॉस्क बनाने के लिए, लेकिन वो उस एरिया से दूर मिलते हैं। सभी लोग, सभी राजनीतिक दल, सभी पॉलिटिकल ग्रुप्स इस फैसले का, और भारत के जो सिटीजन्स हैं वो भी इस फैसले का सम्मान करते हैं। और हमने देखा कि ऐसे 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे जाके भूमि पूजन किया। उसके 3 साढ़े 3 3.25 साल बाद आज कुछ दिनों बाद 22 जनवरी को वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। तो आइए इस पूरे टेम्पल आर्किटेक्चर को यूपीएससी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है क्या हमारे सिलेबस में। और एज ए सिटीजन भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो ज़रूर देखते रहिए अंत तक ये वीडियो। अब भारत में जो टेम्पल आर्किटेक्चर्स है उसमें सबसे प्रमुख जो आर्किटेक्चर्स है वो नागरा आर्किटेक्चर है। वो द्रविड़ आर्किटेक्चर भी है और कहीं ना कहीं वेसरा आर्किटेक्चर भी है। पर मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो नागरा आर्किटेक्चर है वो आपको नॉर्थ इंडिया में मोस्टली मिलता है। आपने अगर नॉर्थ इंडिया के मंदिर घूमे हो तो आपको यहाँ पे ये टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। अगर आपने साउथ इंडिया के मंदिरों को ज़्यादा देखा है, आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो या फिर आप गए हो, तो उस एरिया में आपको इस तरह के मंदिर दिखेंगे। और वेसरा
स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो हाइब्रिड मॉडल है, मतलब नागरा प्लस द्रविड़ा मिलके वेसरा आर्किटेक्चर होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों का मिश्रण, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर को वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। ये सभी आर्किटेक्चर डिफरेंट हिस्टोरिकल एजेस से हैं। जैसे वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ज़्यादातर चालुक्यास, होयसालास, जो राजपूत डायनेस्टीज थे, फ्यूडेटरीज थे राजपूत डायनेस्टीज के, उनके टाइम पर 9th सेंचुरी एडी से लेकर 12th सेंचुरी एडी के बीच में स्टार्ट हुआ बनना। लेकिन नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर 3rd सेंचुरी के बाद ही बनना स्टार्ट हो गया। द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी उसके ठीक बाद बनना स्टार्ट हो गया था। नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की खास बात यह है कि इसमें आपको एक शिखरा शिखर दिखता है। ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर ये फॉर्म, ये शिखर कहते हैं इसे, जो माउंटेन टाइप का आपको दिख रहा होगा, माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर। अभी हम लेटेस्ट आगे हम बात करने वाले हैं जो इस वीडियो में, वो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में ही बात करने वाले हैं। हम इसमें द्रविड़ा और वेसरा कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वाली। तो हम देखेंगे कैसे नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर धीरे धीरे बना। अब अभी का जो आपको मंदिर दिखता है, जो बड़े बड़े मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल होगा या फिर खजुराहो के मंदिर या फिर अयोध्या राम मंदिर ही जो बन रहा है, पहले ऐसा नहीं था। ये 5 स्टेजेस में आप देखोगे तो 5 स्टेजेस में नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ, स्टार्ट हुआ। जो पहला जो मंदिर बनता था ना, उसमें शिखर नहीं होते थे, उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट होता था, आपको ये दिख रहा है नीचे वाला, सिर्फ एक, आपको क्या बोल सकते हैं उसको, शायद जो फर्स्ट स्टेज में डेवलपमेंट होता था तो उसका कोई नाम नहीं था, फीचर यही था कि आपका टेम्पल फ्लैट रूफ होता था, और फ्लैट रूफ होने को साइड वो शेप में स्क्वायर हो सकता था या रेक्टेंगल हो सकता था, और वो पिलर्स के ऊपर रहता था। वो फ्लैट रूफ का जो स्ट्रक्चर है वो 2 पिलर के ऊपर ऐसे जनरली रहता था, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड स्टेज में ये पिलर एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर आने लगा, मतलब कुछ तो ऊंचा कर दिया गया, उसके ऊपर इस चीज को बनाने लगे लोग। उसके बाद थर्ड स्टेज आते आते उसमें कुछ और फीचर्स आने लगे, जैसे शिखर, ये जो शिखर आपको माउंटेन स्ट्रक्चर टाइप का दिख रहा है ना, शेप का, ये अटैच हो गया थर्ड स्टेज में। उसके बाद पंचायतन स्टाइल आ गया, कि मतलब ये जो मेन शिखर होगा उसके चारों तरफ छोटे छोटे और भी, मतलब शिखर नुमा स्ट्रक्चर या अपरेज प्लेटफॉर्म, जो मैंने आपको बताया ना, स्क्वायर, ये बेस, इस तरह के चारों चार होंगे। इस ये मेन है तो इसके चारों तरफ छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएंगे, तो उसे पंचायतन स्टाइल बोला जाता है। और मेनली नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से ही बनाया गया है। उसके बाद फोर्थ स्टेज आया जिसमें मेन श्राइन जो था, मेन श्राइन बिकेम मोर रेक्टेंगुलर इस तरह से, या फिर फिफ्थ स्टेज आया जिसमें सर्कुलर टेम्पल का इस्तेमाल होने लगा। तो ऐसे ऐसे करते हुए आगे नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बुनियाद रखी गई भारत में। जो मंदिर बनाए जाने लगे वो इसी फर्स्ट स्टेज से, सेकेंड स्टेज से, थर्ड स्टेज से, फोर्थ स्टेज से, फिर सर्कुलर फॉर्म, फिर प्रॉपर इस तरह के मंदिर आपको दिखने लगे। अब हम मेन मंदिर की जो बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि अभी जो ग्रैंड एबोर्ड ऑफ लॉर्ड राम जो टेम्पल 3 से 3.25 साल टाइम लगा है इसको बनाने में, कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे शिखर के फॉर्म में माउंटेन स्ट्रक्चर, और भी ये 3-4 श्राइन्स, 1 2 3 4 ये श्राइन्स दिख रहे होंगे, और ये मेन होगा मंदिर, उसके चारों तरफ ये श्राइन्स है। फिर एक पैसेज वे होता है, आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर को। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 3 स्टोरी राम टेम्पल है, मतलब 3 तल्ले का है ये, और उसमें आपको 5 डोम शेप्ड मंडप्स दिखेंगे। मंडप्स के ऊपर हम बात करेंगे, एक शिखर दिखेगा, एक ये शिखर दिख रहा है सिर्फ 5 डोम स्ट्रक्चर से, 1 2 3 4 ये 5 ये वाले, और ये एक शिखर है। ओरिजिनल डिजाइन 2 स्टोरी का था, लेकिन फिर 3 स्टोरी का बिल्डिंग बनाया गया, इसे टेम्पल बनाया गया। उसके बाद 3 मंडप, एक शिखर, इस तरह से नंबर ऑफ पिलर को इंक्रीज किया गया। पिलर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया कि कैसे पिलर्स के ऊपर स्क्वायर बेस्ड या रेक्टेंगुलर बेस्ड बनाया जाता है। मंदिर में आप जाओगे, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से भी आपको जानना। तो ऐसे करके राम टेम्पल विल बिल्ट इन 10 एकर्स, द रिमेनिंग 57 एकर्स। ये सब आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है, पर हाँ कितने मंडप्स हैं, कितने शिखर्स हैं, ये एक बार ध्यान में रहना चाहिए आपको।
कि आगे जाके मेंस में या फिर आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस में आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो कहीं ना कहीं। स्टोन्स आपको राजस्थान से लाए गए। इस चीज़ को आपको पता होगा राजस्थान में कैसे मकरान और ये सब के स्टोन्स हैं। इवन मुगल आर्किटेक्चर में भी आप जाओगे, जब आगरा घूमने वहाँ पे भी आप देखोगे कि स्टोन्स जो होते थे वो उस वक्त भी राजस्थान से लाए जाते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स है जो इजीली अवेलेबल है उस एरियाज में, वहाँ पे मिल मिल जाते हैं। और आपको पता होगा कि भारत का जो ये राम मंदिर है, ये सब तीसरा तीसरा नंबर पे आता है, ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो बाकी दो कौन है? तो पहला जो है वो आपका अंकोर वाट करके कैम्बोडिया में है, और दूसरा जो है वो आपका न्यू जर्सी यूएसए में है। दोनों विष्णु के टेम्पल है। पहला वाला तो वैष्णोइज्म के ऊपर है, पूरा का पूरा अंगकोर वाट करके नाम है उसका, और वो कैम्बोडिया में है, भारत में नहीं। तो ये टेम्पल जब इनोग्रेट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से तीसरा नंबर बन जाएगा ये, जो कि थर्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल हो जाएगा वर्ल्ड में। अब मैं आपको बताऊंगा नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में होता क्या क्या है डिटेल्स में। ये देखिए, ये आपको अयोध्या राम मंदिर का ही ये स्नैपशॉट है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले शिखर, जो मैंने आपको बताया था, ये शिखर। शिखर जो होता है वो आपका माउंटेन लाइक स्पायर होता है, या फिर शेप उसका वैरी कर सकता है, पिरामिडिकल शेप का भी हो सकता है, थोड़ा कर्वलिनियर कर्व टाइप का भी शेप हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, या फिर एकदम ऐसा माउंटेन टाइप का भी हो सकता है। ये कर्व हो गया, ये थोड़ा आपका माउंटेन लाइक स्पायर पिरामिड टाइप का हो गया। तो ये शिखर हो गया, जो कि प्रोमिनेंट चीज है, जो आपको नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में कोई भी मंदिर चले जाओ नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पे आपको दिखेगी। उसके बाद मंडप, ये दिख रहा है आपको, ये जो शिखर के सामने ये जो मंडप बने हैं। जनरली मंडप क्या होता है कि ये जो शिखर होता है ना, ये आपका उसके नीचे होता है हमारा गर्भगृह। गर्भगृह होता है जिसे हम सैंक्टम सैंक्टोरियम भी बोलते हैं इंग्लिश में। वो यूजुअली वर्म हाउस होता है, मतलब उसी में हम मेन डीटी जो होती है, जैसे ये राम प्रभु श्री राम की मंदिर है, तो यहाँ पे रामलला की जो मूर्ति होगी वो यहीं पर रखाएगी गर्भगृह। वो सबसे पॉजिटिव प्लेस भी होता है। एक स्मॉल रूम होता है, क्यूबिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब छोटा सा रूम टाइप का स्ट्रक्चर होगा। उसमें हम मंदिर में उसी में मूर्ति रखते हैं प्रिंसिपल डिटी की, जो मंदिर के प्रिंसिपल डिटी होते हैं। आपको बस ये जब समझना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, बस ये समझना है। और उसके ऊपर शिखर है, उसके सामने ठीक जो होता है, जो प्रिंसिपल श्राइन हमने मूर्ति रखी है उसके सामने हम मंडप बनाते हैं। मंडप एक असेंबली हॉल होता है। तो मंडप क्या होता है? असेंबली हॉल होता है, जिसमें हम जनरली वो एंट्रेंस टू द टेम्पल होता है। आप देख सकते हो कि टेम्पल का एंट्रेंस है, यहाँ पे मंडप बनाया गया है। तो ये एंट्रेंस के पास भी है, ये प्रिंसिपल श्राइन के पास भी है, और इसमें हम तरह तरह के डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई मंदिर में आप गए होंगे तो वहाँ पे शादियाँ ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो ये मंडप्स में, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होता है, लिविंग हॉल होता है ये, तो जनरली डिज़ाइन ऐसा होता है कि टू एकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स, वहाँ पे बैठ सकते हैं पिलर के किनारे वहाँ पे मंडप में, तो वहाँ पे गैदरिंग होती है, इस तरह से चीज़ें चलती है। उसके बाद एक ध्वज, जो आपको पता ही होगा, वो शिखर के ऊपर लगा होता है। उसका कलश, एक कलश भी होता है। कलश एक्चुअली एक शुभ चीज माना जाता है हिंदुइज्म के अंदर, जो एक कलश नुमा एक आर्किटेक्चर होता है जिसे हम शिखर के टॉप पे प्लेस करते हैं। उसके अलावा नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आपको अलग अलग तरह की चीजें भी मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रदक्षिणा पथ। ये जो है ये प्रिंसिपल श्राइन के पास ही होता है। ये पासवे होता है, पैसेज होता है, जिससे हम प्रिंसिपल डीटी जो होती है, जो मेन मूर्ति होती है, उसकी हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब मान लीजिए ये मेन डीटी हमने रखा है यहाँ पे, जिसके चारों तरफ हम सर्कल में घूमेंगे, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सर्कल में हम ट्रेवल करेंगे, तो उसे प्रदक्षिणा परिक्रमा बोलते हैं, वही प्रदक्षिणा पथ होता है। गर्भगृह मैंने आपको बता दिया, कलश बता दिया, ध्वज बता दिया, मंडप बता दिया। जगती एक प्लेटफॉर्म होता है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मेन एंट्रेंस के पास होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वाहन भी होता है। वाहन क्या होता है? वाहन जो होता है वो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर होता है। जैसे मान लीजिए कि शिव मंदिर है, तो शिव का जो व्हीकल है, भगवान शिव की जो व्हीकल आपको पता है कि बुल है। तो आपने देखा होगा कि मंदिर में जनरली नंदी, जिसे पूजा करते हैं, नंदी की इन द फॉर्म ऑफ बुल, उसकी भी हम प्रतिमा लगाते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट आपको आर्किटेक्चर में शामिल है। लेकिन वो जनरली हम देखते हैं कि
नागरा और द्रविडियन स्टाइल में डिफरेंसेस भी होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा एक नए वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या सिर्फ इतना ही कुछ होता है कि कुछ और भी होता है। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये मल्टीपल श्राइन्स होंगे। एक श्राइन्स है, दो श्राइन्स है, तीन श्राइन्स है, चार श्राइन्स, पांच श्राइन्स। तो इस तरह से पांच श्राइन्स और एक प्रिंसिपल श्राइन होगा। उसमें शिखर होगा, एक माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर। उसके नीचे गर्भगृह होगा जिसमें एक स्मॉल रूम या क्यूबिकल होगा जिसमें हम प्रभु राम की मूर्ति रखेंगे। उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा के लिए, रिवॉल्यूशन के लिए वो होगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल मैंने आपको बताया, जो कि मंडप होता है, जो कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर है। उसके अलावा इसमें कोई भी वाटर टैंक आपको नहीं दिखेगा, कोई वेल स्ट्रक्चर मतलब कोई कुआं या फिर कहीं पे वाटर का रिजर्वायर नहीं मिलेगा। वो हमें द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में मिलता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में किसी तरह का कोई वाटर टैंक देखने को नहीं मिलता है। इसमें अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे। अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स मतलब जो ग्राउंड लेवल होगा, ये जैसे ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर उठाकर, जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर मंदिर बनाते हैं। तो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म और पंचायतन स्टाइल उसी को बोलते हैं, जहाँ पे सब्सिडरी श्राइन जो होता है उस वो बहुत सारा होता है। एक मेन प्रिंसिपल श्राइन भी होता है, लेकिन उसके चारों तरफ एक सब्सिडरी श्राइन भी होता है। तो इस तरह के जो आर्किटेक्चर हैं वो आपको नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जनरली मिलेंगे। अब नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी दो तीन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में बटा हुआ है। जैसे उड़ीसा स्कूल है, जैसे खजुराहो स्कूल है, जैसे सोलंकी स्कूल है। तो उसमें थोड़े थोड़े फीचर्स अलग भी हो जाते हैं, पर आपको याद ये रखना है जो फीचर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये आपको हर मंदिर में, ऑलमोस्ट हर नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया के कोई भी मंदिर में जाओगे आप रिलेट करना आज से जाने के बाद, अगर आपने नहीं किया हो। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। आप जा सकते हो खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में, जाके देख सकते हो। वहाँ भी आपको इस तरह का आर्किटेक्चर मिलेगा। देख बताया मैंने आपको, सब्सिडियरी श्राइन्स तीन चार पाँच, और एक मेन प्रिंसिपल जो शिखर है मेन वाला वो होगा, उसके नीचे गर्भगृह होगा। तो उसी तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में। फिर आपको सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की एक तस्वीर है, यहाँ भी आप देखो। ये शिखर आर्किटेक्चर, ये थोड़ा सा क्या हो गया, राउंड ओवल हो गया। ये एकदम पिरामिड टाइप का नहीं है जैसा अयोध्या में है। तो उस तरह से ये थोड़ा अलग है। लेकिन यहाँ भी सब्सिडरी श्राइन्स वो अ, देख सकते हो आप। स्क्वायर अपरेज्ड प्लेटफॉर्म मतलब ग्राउंड लेवल से ऊंचा उठा कर अपरेज्ड प्लेटफॉर्म पे स्क्वायर स्ट्रक्चर, पिलर्स। यहाँ पे आपको मंडप, इस तरह से इसके चारों तरफ आप घूम सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो, रिवोल्यूशन कर सकते हो। उस तरह से चीज़ें हैं। हर नॉर्थ इंडिया टेम्पल में आपको दिखेगा। ये देखिए मोधेरा का टेम्पल है, सन टेम्पल, जो बहुत ही नामी है। और ये न्यूज़ में था अभी रिसेंटली 2-3 तारीख को जनवरी में, क्योंकि यहाँ पे 108 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया इस मंदिर में। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के प्रीलिम्स के लिए। जरूर ये न्यूज़ देख के जाइएगा, क्योंकि 108 जो नंबर भी है ना, वो हिंदुइज्म में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 108 से रिलेटेड बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इवन इन कहानियों में, माइथोलॉजीज में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र है हिंदुइज्म। तो 108 लोगों ने साथ में सूर्य नमस्कार किया था, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ मोधेरा के ही टेम्पल में। ये भी आप देखिए तो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। ये फोटोज मैंने इसलिए डालता हूँ स्लाइड्स में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाए चीज़। फोटो देखकर, बहुत इमेजेस देखकर क्लियर होता है। देखिए पिलर्स, ये देखिए शिखरा फॉर्म, ये देखिए मंडप, जो जगह है वहाँ पे बैठने बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। तो इस तरह से हर चीज़ जो मैंने आपको बताया, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स आप रिलेट कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और राम मंदिर को एक पॉलिटिकल फॉर्म से आपको नहीं देखना है। अगर आप स्टूडेंट हो, एक अच्छे सिटीजन हो, देखिए मंदिर तो वहाँ पे पहले भी था। मंदिर वहाँ पे आज भी एक भव्य मंदिर बनने वाला है। लेकिन पॉलिटिकल लोग जो होंगे वो उसे अपने तौर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको एज ए एस्पिरेंट उस चीज़ की आर्किटेक्चर को जाननी है, उस चीज़ की खूबसूरती को जाननी है। आपको गर्व ज़रूर महसूस करता है, लेकिन गर्व एक अलग एंगल से महसूस करना है कि हमारे भारत की जो कल्चर है वो ऐसी है कि हम सब चीज़ जानते हैं, और दूसरों का भी हम एक रिस्पेक्ट करते हैं। भले ही अ, हमारे भारत में दूसरे मतलब मज़हब के लोगों ने भी अटैक किया आकर, लेकिन उसका जो लेना देना था वो हिस्ट्री में था। कहीं ना कहीं हिस्ट्री बहुत ही
कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप जाके उसे छेड़खानी करोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती है। इसलिए एज एन एस्पिरेंट आपको हिस्ट्री को अंडरस्टैंड तो करना है, लेकिन विदाउट हर्टिंग एनी अदर रिलीजियस सेंटिमेंट्स पीपुल, मतलब किसी और पीपल के रिलीजियस सेंटिमेंट से आपको नहीं खेलना है। हाँ, आपको ज़रूर मंदिर जाना है, मंदिर अगर आप हिंदू हो तो आप जाओ, ज़रूर जाओ वहाँ पे। अगर आप मुस्लिम भी हो, आप आर्किटेक्चर से प्यार करते हो तो आप जा सकते हो। उस चीज़ को देखो जाके कि कैसे हमारी जो 5th सेंचुरी एडी से चली आ रही है नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को कैसे डेवलप किया है, आप उसके कंपैरिजन कर सकते हो, डिफरेंट व्यूज़ ले सकते हो। और मंदिर बनेगा तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। मेंस के आंसर आप तैयार कर सकते हो कि कैसे इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, जो लोकल लाइफ लोकल लोगों हैं उनकी, रीजनल जो प्लेयर्स हैं उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, साथ ही साथ एक कल्चरल हेरिटेज को बूस्ट करेगा। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स स्कूल्स अराउंड खुलेंगे, इवन कल्चरल टूरिज्म टूरिज्म ज़्यादा बूस्ट होगा यूपी का अयोध्या का। तो उस एंगल से आप देख सकते हो, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें देखना है, ना कि आपको किसी फालतू राइट्स रिलेटेड बैटल्स में पढ़ने हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को कमेंट करना है। एज अ गुड एस्पिरेंट आई विश यू अ वेरी लक फॉर दिस ईयर, very happy new year, because this is also the first video in this year, so very happy new year and enjoy your journey of UPSC. Thank you.